एंड सिंगुलर पॉइंट। अभी तक हम डील कर रहे थे फंक्शन से जो एनालिटिक थे, कहीं पर भी अगर हम उनको कंसिडर करते थे। अब हम फंक्शंस कंसिडर करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो एनालिटिक नहीं हो सकते हैं। तो पहले उन पॉइंट्स का एक टाइप हम सेट कर देंगे कि किस टाइप के वो पॉइंट्स हम चूज करेंगे। तो पहले तो एक पॉइंट मैं चूज करूंगा जिसको मैं सिंगुलर पॉइंट बोलूंगा। A point z naught will be known as a singular point of a function f if f is not analytic at z naught, but analytic at some point, analytic just a minute, let me analytic at some point in each neighborhood of z naught except at z naught। ओके, पॉइंट सिंगुलर है तो फंक्शन आपके पास उस पॉइंट पे तो एनालिटिक है नहीं है, बट उस पॉइंट का हर एक नेबरहुड, जब भी नेबरहुड आप कंसीडर करोगे तो उस नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट होगा वेयर दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक। I will further consider more special type of these singular points that will be known as isolated singular points। Isolated singular point कौन सा होता है? It is a singular point z naught is isolated। I don't think इसको singular point बोलना चाहिए। You just let's call a point z naught is isolated singular point of a function f if f is analytic in some neighborhood of z naught except at the point z naught। ये है जी आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के। यहाँ आपके पास सिचुएशन क्या है कि हो सकता है ऊपर में क्या था कि आपके पास फंक्शन था, तो फंक्शन का ऐसा सिचुएशन था कि वो सिंगुलर पॉइंट था, तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं था, लेकिन वहाँ ऐसी कंडीशन थी कि उस सिंगुलर पॉइंट के हर नेबरहुड में फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पे एनालिटिक है, इज एनालिटिक एट सम पॉइंट। ठीक है, but what we are going to do here, this is also a singular point indeed by definition। okay, this is such a the point is such that एक एटलीस्ट एक नेबरहुड हो, जिस नेबरहुड के किसी एक पॉइंट पे नहीं, जिस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो एक्सेप्ट एट दी पॉइंट z नॉट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन होगी कि पॉइंट z नॉट पे अलावा बाकी हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा। नॉट, ये भी एक डेफिनेशन इस तरीके से कि सम नेबरहुड पे है, नॉट एवरी नेबरहुड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक नेबरहुड पे ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, बट हाँ एक नेबरहुड है जहाँ पूरे के पूरे पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो देन दैट मीन z नॉट विल बी देन आइसोलेटेड पॉइंट देयर, बाकी क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे आपके पास फंक्शन एनालिटिक होगा, तो दैट्स विल बी नोन एज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। तो इन सिंगुलर पॉइंट्स को सिंगुलैरिटीज भी बोला जाता है। वी विल फर्दर क्लासीफाई देम, बट पहले हम कुछ और करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ फंक्शंस देखें, इफ यू लुक एट दिस फंक्शन f इक्वल टू 1 by z,
तो look at this, z equal to 0 is a singular point. इंडीड ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि 0 के अलावा बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक है. This is singular, isolated singular point of this. And if you look at the function 1 upon z square plus 1, then can anyone tell me what are its singularities? कोई बता सकता है ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर नॉट एनालिटिक होगा? Are you listening me? Yes, sir. तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा? प्लस माइनस आयोटा. प्लस माइनस आई पे ये एनालिटिक नहीं होगा. और ये आइसोलेटेड है जी, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक है. These are isolated singular points. Isolated singular points. Let us look at another function. Let us look at function. Let me consider this one. 1 upon sine pi z. इस फंक्शन को बताओ. तो ये फंक्शन आपके पास एनालिटिक उन पॉइंट्स पे नहीं होगा जहां आपके पास साइन पाई z 0 हो जाता है. तो साइन पाई z 0 कहाँ होगा? साइन कहाँ पर किन पॉइंट्स पे 0 होता है? इट इज 0 एट integral multiples of it is 0 at integral multiples of pi. So sine pi is 0 for pi z is equal to integral multiples of pi, where n is an integer. This implies that z is equal to 1 by n. And let us obviously 0 पे नहीं है. Let's exclude the n equal to 0. N equal to 0 is also possible. So this is n in z, and let us not take n equal to 0. Okay, क्योंकि 0 is also a singularity. तो ये points हैं जी. These are the singularities. Thus z equals to 1 by n, where n can be anything plus minus 1 plus minus 2, and z equal to 0 is also singularities, are singular points of what do you say, z, singular points of this function 1 upon sine pi over z. Okay, now look at there. यहाँ पर एक बड़ा एक अजीब सा बिहेवियर है कि you are having a sequence of singular points 1 by n जो है. तो अब देखिए आपके पास 1 by n जो है, each 1 by n is a singular point, और ये 1 by n कन्वर्ज कर रहा है 0 को. तो सो 0 जो है, 0 एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट बन रहा है जो आइसोलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वर्जेंस हो रही है. तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहती है कि एवरी नेबरहुड ऑफ 0 विल कंटेन एट लीस्ट वन ऑफ 1 by n. That means every neighborhood of 0 contains a singularity other than 0 itself. So 0 is not an isolated singular point of this function, whatsoever it is taken sine pi over z. So this is an example of singularity which is non-isolated, but there are functions which do have non-isolated singularities, but in this course we will be dealing with most of the time with the singularities which are isolated singularities. Is it okay? Do you have anything to ask? Bolo? No. No, sir.
Okay, then now let us say that we have an isolated singular point of a function. Let Z naught be an isolated singular point of this function f. What it means then? What is it then? By definition of, then this function is analytic in some neighborhood of Z naught except at Z naught. So neighborhood means I can take a certain disk, then there is some radius such that f is analytic on this disk. This punctured disk indeed. ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी डिस्क है रेडियस z नॉट की, तो इसमें z नॉट पे ये नहीं है, z नॉट पे इसका पंक्चर है. दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर इन दिस डोमेन. अब देखिए ये एनुलस है, दिस इज अ काइंड ऑफ एनुलर रीजन. तो यहाँ पर मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ f की. तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से क्या आ जाएगा? बाय लॉरेंट एक्सपेंशन Laurent expansion say I can expand f on this domain, this punctured domain, in the form of Laurent series. तो Laurent series में दो तरह की पावर्स होती हैं. पॉजिटिव पावर्स को मैं पहले लिखता हूँ, जिसको मैं एनालिटिक पार्ट बोलते हैं. वी विल डील इट विद सेपरेटली आल्सो. एंड प्लस नेगेटिव पावर्स होती हैं, तो उनको मैं थोड़ा सेपरेटली लिखता हूँ. कोफिशिएंट हो सकता है z माइनस z नॉट प्लस b2 अपॉन z माइनस z नॉट स्क्वायर plus so on. इस तरीके से. This is the Lorentz series and this is valid in this punctured disk. Z minus Z naught less than R, and you know all the details about it that we have done in last unit. If these B1s, B2s are 0, then this function happens to be analytic at Z naught also. But why I'm writing this here, this coefficient, in this expression, the coefficient B1, this is something that we will be talking about, and this coefficient B1, the coefficient B1, which is, अगर आप B1 के expression देखें, usually सारे coefficients हमने compute करी है. This is expression 1 upon 2 pi I integral over some C, where C is any contour where this function is analytic, और उसके इंटीरियर में भी एनालिटिक है except at Z naught, this contour. B1 की expression ये आती है. If you look at the formula for these coefficients, this coefficient is known as, this will be referred to as a residue. इसका नाम हम देंगे residue of f at the isolated singular point Z naught, और नोटेशन हम इसके लिए रखेंगे RES f, और किस पे है ये? Z naught पे. ये नोटेशन हम रखेंगे जी. ठीक है. तो दिस चैप्टर विल बी in part of this chapter will be about computing these residues. So residues क्यों important है? आप यहाँ से एक्सप्रेशन देख सकते हैं जी, कि रेजिड्यू से आप इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का, क्योंकि ये इंटीग्रल है ना. 2 पाई आई को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड, तो आप इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन का. और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि अगर आप फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि रेजिड्यू क्या है? रेजिड्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस z नॉट. z माइनस z नॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, z माइनस z नॉट का कोफिशिएंट है. तो वहां पर ये इंटीग्रल आपके पास c आ जाएगा. आपके पास वो दैट इंटीग्रल कैन बी कंप्यूटेड, वो डायरेक्टली आपके पास वहां से हो जाएगा. और दूसरी बात है कि अगर रेजिड्यू 0 है तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा. तो इन केस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, अगर z नॉट पे भी फंक्शन एनालिटिक होता तो आपके पास ये नेगेटिव पावर्स होनी ही नहीं थी. आपके पास ये वाली टर्म्स राइट हैंड साइड की, ये b1 b2 वाले कोफिशिएंट वाली टर्म्स, सारे b1 b2 सारे जीरोज हो जाने थे. तो उस वक्त इंटीग्रल का वैल्यू भी 0 होना था चाहिए था, जो हम कॉशी थ्योरम से भी प्रूफ करते थे. ठीक है.
तो let us see some कुछ expressions के residue देखते हैं. For example, if you look at the residue of this function 1 upon z 0, can somebody tell me what is its residue? कोई भी guess लगा लो. Guessing is legal in mathematics. कोई भी guess लगा लो. अक्षय, साहिब, nobody is talking. Sahib, are you in the class? To be absent. Anyways, look at this function fz. Fz is already in its Lorentz series. You don't need to write it in Lorentz series. This is Lorentz series about 0, z equal to 0, and the coefficient of 1 upon z is the 1 itself. This means that this integral, the residue is nothing but residue is integral 1 upon 2 pi I integral over any contour C which encloses 0, 1 upon z dz is equal to 1. C is some contour which encloses 0, or 0 is interior to it. Similarly, let us but before computing residue, let us do an important theorem in this residue calculus, residue theory, that is known as residue theorem. Residue theorem will be used to calculate the integrals. कॉशी थ्योरम आपको इंटीग्रेशन में मदद करती है सिर्फ उन कंटूर्स पे जिन कंटूर्स के अंदर आपके पास फंक्शन की सिंगुलरिटीज नहीं है, क्योंकि उसका सीधा आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास फंक्शन जो है इट शुड बी एनालिटिक ऑन द कंटूर और इनसाइड द कंटूर, या डोमेन के अंदर वो एनालिटिक होगा तो आपके पास इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा. बट रेसिड्यू थ्योरम इज अ मोर जनरल वर्जन ऑफ कॉशी थ्योरम, यू कैन से. It helps us to calculate the integrals over the contours or over the boundaries of the domains in which the function has finite number of singularities, isolated singularities, not non-isolated. So what it says that if you have a function, मैं डोमेन लेता हूँ, डोमेन D है, ये इसकी बाउंड्री है, तो और इसके अंदर कहता है अगर आपके पास finite number of singularities, if a finite number of singularities, let f be analytic on domain along with its boundary, where D is bounded domain. आप कंटूर भी ले सकते हैं जी C को, क्योंकि कंटूर का इंटीरियर आपके पास हमेशा जो डोमेन बनता है, कोई भी प्रिंसिपल क्लोज कंटूर लोगे उसका इंटीरियर आपके पास बाउंडेड डोमेन बनेगा और उसकी बाउंड्री पीस वाइज स्मूथ होगी. D is bounded domain, and now F is analytic on this except at finite number of isolated singular points. Singular points, और singular points मान लेते हैं, finitely many singular points हैं, तो let then it says that the value of the integral over the boundary of this domain of function fz dz is nothing but you just multiply something by 2 pi I and then you find the sum of all residues of these f at zj. जितने भी आपके पास सिंगुलरिटीज हैं उन सिंगुलरिटीज पे रेजिड्यू कैलकुलेट करो, तो दैट मीन्स अब सारा का सारा काम आपका जो रिड्यूस हो जाता है वो सारा रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन करने के लिए
आप रेजिड्यूज को कैलकुलेट करना जाने, तो आप रेजिड्यूज कैलकुलेट करने में अच्छे हैं, आप रेजिड्यूज को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं, तो यू कैन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, यू विल हैव नो ट्रबल इन फाइंडिंग। और रेजिड्यूज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट चीज जो है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो सिंपलेस्ट है, दैट इज दैट यू मस्ट बी एबल टू फाइंड द लॉरेंट सीरीज। ठीक है, बट सीरीज जब आपके पास 3, 4, 5 सिंगुलरिटीज होंगी, तो हर एक पॉइंट के अराउंड आपको लॉरेंट सीरीज फाइंड करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बट हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स को और फर्दर क्लासिफाई करके कुछ तरीके और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मेथड्स और एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर रेजिड्यूज को कैलकुलेट करना डायरेक्टली आसान हो जाएगा। So first, let's talk about the proof of this theorem. How we're going to prove it? We have to just apply two theorems here. Indeed, एक ही theorem apply करनी है, Cauchy's theorem. तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइटली मेनी आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं। आइसोलेटेड होने का मतलब हर एक सिंगुलरिटी के अराउंड आपको एक नेबरहुड मिलेगा, जिस नेबरहुड पे फंक्शन एनालिटिक होगा। हर एक सिंगुलरिटी के अराउंड आपको एक नेबरहुड मिलेगा, आप इसको करो। ठीक है, आपका जो बाउंड्री है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है, तो ओरिएंटेशन की जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो अंदर वाले ये जो स्मॉल डिस्क्स मैं बना रहा हूँ, इन डिस्क की ओरिएंटेशन नेगेटिव ओरिएंटेशन होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पंच आउट दीज डिस्क, इन सारी डिस्क्स को मैं पंच कर रहा हूँ इस डोमेन में से। तो पीछे मेरे पास कुछ बचेगा, डी एप्सिलॉन रख देता हूँ। एप्सिलॉन क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ सारी डिस्क्स का जो रेडियस है वो यूनिफॉर्म रखता हूँ एप्सिलॉन। तो डोमेन डी में से मैं इन सारी डिस्क्स को निकाल देता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, j फ्रॉम 1 to m d सेट j एप्सिलॉन। तो जब इनको बाहर निकाला तो दैट मीन्स यही पॉइंट्स थे जहां पर आपके पास फंक्शन एनालिटिक नहीं था। ठीक है, तो अब फंक्शन एनालिटिक होगा, देन f इज एनालिटिक एंड डी एप्सिलॉन, और डी एप्सिलॉन की बाउंड्री पे भी एनालिटिक होगा, क्योंकि ये डिस्क के, ये जो डिस्क की बाउंड्रीज हैं, स्मॉल डिस्क जो हैं आपके पास छोटी छोटी, तो ये स्मॉल डिस्क हैं। ठीक है, तो इन स्मॉल डिस्क की बाउंड्री के ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक है, तो टोटल फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो अब बाउंडर डोमेन है, तो कॉशी थ्योरम से फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा, देयरफॉर बाय कॉशी थ्योरम कॉशी थ्योरम से आपके पास जो फंक्शन के इंटीग्रल होगा बाउंड्री ऑफ डी एप्सिलॉन पे, तो वो 0 हो जाएगा। कॉशी थ्योरम यही कहती है कि आपके पास कोई भी डोमेन है, उसकी पीस वाइज स्मूथ बाउंड्री है, तो उसके ऊपर जो फंक्शन है एनालिटिक है अगर, तो उस पे फंक्शन का इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज है, लेकिन अब ये बाउंड्री क्या है, ये जो डी एप्सिलॉन की जो बाउंड्री है, डी एप्सिलॉन की बाउंड्री के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इफ यू सी इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, इसके कंपोनेंट्स एक तो डी का जो अपना बाउंड्री का कंपोनेंट है, फिर ये जो स्मॉल डिस्क्स हैं, इन डिस्क्स के ये जो बाउंड्रीज हैं, ये सर्कल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें। फर्क इतना है कि जो डी की बाउंड्री है, डी की बाउंड्री पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, और जो स्मॉल सर्कल्स हैं, इन स्मॉल सर्कल्स की जो बाउंड्रीज है वो नेगेटिवली ओरिएंटेड है। तो देयरफॉर आपके पास जो इंटीग्रल होगा वो पहले तो वो 0 है इंटीग्रल, बाउंड्री इसकी जो होगी दैट बाउंड्री कैन बी, ये ब्रेक हो जाएगी बाउंड्री, क्योंकि कंपोनेंट्स हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स का जो टर्म है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगी। डी की बाउंड्री एक साइड रखो, तो बाकी वाली बाउंड्रीज भी सम में हो जाएंगी, लेकिन उनकी नेगेटिव ओरिएंटेशन होने की वजह से वो सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टर्म साइन नेगेटिव आएगा उसके साथ, जेड डी जेड। और उन सर्कल्स की जो बाउंड्री, वो डिस्क की जो बाउंड्री है
वो सर्कल्स हैं, तो आई राइट zj माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू सम रेडियस, या बाउंड्री लिख लेते हैं, रेडियस मैंने स्पेसिफाई किया नहीं है तो फिर लेट मी राइट ओनली बाउंड्री ऑफ दिस डिस्क zj, अच्छा रेडियस एप्सिलॉन ही है, ओह मैं गलत लग रहा था, ठीक है ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक्सप्रेशन, दैट मीन्स यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यू गेट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑन द बाउंड्री ऑफ टी ऑफ f is equal to sum over j from 1 to m integral over boundaries of zj epsilon fz tz. Let me write this equation something star. Now let's look at this function back. zj पे जो है, zj पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दैट मीन्स f इज पॉसिबली, हमें कोई गारंटी नहीं है, एनालिटिक हो भी सकता है, पॉसिबली नॉट एनालिटिक एट zj, बट आइसोलेटेड होने की वजह से बट इट इज एनालिटिक जो डिस्क में कंसिडर कर रहा हूं 0 z माइनस जेड जे लेस देन एप्सिलॉन, ये यहाँ पर एनालिटिक है पंक्चर डिस्क पे। तो रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू बाय डेफिनेशन होता है टेलर सीरीज का कोफिशिएंट। तो लेकिन टेलर सीरीज का कोफिशिएंट क्या है, टेलर सीरीज के कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द इंटीग्रल ना। यहाँ देखिए ये क्या है, ये इंटीग्रल है p1, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ f dz 1/2 pi I ओवर द कंटूर c, वेयर c हम कोई भी कंटूर ऐसा चूज कर सकते हैं जिसपे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और उस पॉइंट उस कंटूर के अंदर आपके पास सिंगुलरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ये सर्कल्स हैं, सर्कल इज आल्सो अ कंटूर, हम सर्कल को ही चूज करते हैं और सर्कल उस सिंगुलरिटी को एनक्लोज कर रहा है। तो जब सर्कल उस को एनक्लोज कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेशन से जो कंटूर की डेफिनेशन है, रेजिड्यू की डेफिनेशन होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ओवर द सर्कल, क्योंकि इस डिस्क का जो बाउंड्री है वो सर्कल है, इसके अंदर सिंगुलरिटी है, तो इट हैज टू बी 1/2 पाई, इधर रख लो, इट हैज टू बी द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट zg। इज इट ओके, क्लियर है या कोई में री एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको इसमें, बोलिए। नो सर। तो इसका मतलब दिस इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल over the boundary of each disk is nothing but it is residue 2 pi I से multiply भी होगा, ये 2 pi I times residue of f at zj, and this is true for every j1 to up to m. Hence, तो इसका मतलब आप देखिए ये इक्वेशन स्टार में राइट हैंड साइड में आपके पास रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ डी एफ जेड dz जो है, दिस कम्स आउट टू बी 2 pi I times summation j from 1 to m, it is residue of f at zj. So this is residue theorem. Residue theorem is generalization of Cauchy's theorem. You can prove Cauchy theorem by using residue theorem also, because if you assume the hypothesis of Cauchy theorem, then according to the hypothesis of Cauchy theorem, this function has no singularities, and if has no singularities, that means all the residues are zero. So your right hand side in this enclosure is zero, and the integral of function becomes zero. Let me demonstrate the use of this theorem over a function. Let us consider this function fz equals to 5z minus 2 upon z into z minus 1, and I have been told to compute this integral c fz dz. I have to compute this, and where we have a function
fz is 5z minus 2 upon have z into z minus 1. C is a circle at center of radius 2, and I have to compute this integral fz dz. I have to compute the value of this integral over C. So what you have this circle. You have a circle of radius 2, and clearly look at this function f. F has singularities at 2 points, at 0 and at 1. It has singularities at 2 points, 0 and 1. Okay, this is singularity, this is singularity. So it has two singularities. तो आप डायरेक्ट रेजिड्यू तो लगा नहीं सकते, आपको रेजिड्यू थ्योरम लगानी चाहिए, क्योंकि रेजिड्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव finite number of singularities inside. और this function is analytic elsewhere. 0 और 1 पे ये analytic नहीं है, बाकी ये analytic है. तो बट हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास टेक्निक है वो यही है कि हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि रेजिड्यू थ्योरम के लिए आपको रेजिड्यूज कैलकुलेट करने हर एक सिंगुलरिटी पे. तो हमें पहले 0 पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 0 का एक नेबरहुड फाइंड करेंगे हम, जिस नेबरहुड में आपके पास लॉरेंट सीरीज फाइंड करनी पड़ेगी एफ की. फिर हम फिर लॉरेंट सीरीज में से आपका रेजिड्यू क्या निकलेगा, वो फर्स्ट कोफिशिएंट जो होगा z 1/z का. फिर लॉरेंट सीरीज अबाउट 1 फाइंड करनी होगी. लॉरेंट सीरीज अबाउट 1 फाइंड करने के लिए नेबरहुड हम फाइंड करेंगे अबाउट 1, जहां पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करेंगे. तो वहां पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में से भी 1/z minus 1 का जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा दैट विल बी द रेजिड्यू. ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही, और भी टेक्निक्स है, बट सिंस आई हैव टू शो द यूज ऑफ रेजिड्यू थ्योरम, तो मैं इसको रेजिड्यू थ्योरम से यूज करूंगा. सो लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन फर्स्ट. पहले हम इसको 0 के अराउंड इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं. इस फंक्शन का 0 पे रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि हाउ वी कैन राइट दिस फंक्शन. दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 5 minus 2z. इसको ऐसे लिख सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो 1/z minus 1. कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब 1/z minus 1 की एक्सपेंशन यू नो, इट इज 5 minus 2z as it is. 1/z minus 1 की एक्सपेंशन के लिए आप क्या करो, व्हाट यू डू, आप क्या कर सकते हैं, आप माइनस बाहर निकालिएगा. 1/z minus 1 में से माइनस अगर आप बाहर निकालेंगे तो 1 minus z बचेगा. तो वो उस माइनस को आप मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, 5 के साथ माइनस रहेगा. तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 plus z plus z square plus so on. This expansion, this is geometric expansion, this is valid for only mod z less than 1. Okay, this is it. अब आप मल्टीप्लाई करो 5 को भी और इन सब को मल्टीप्लाई करो. अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, गोइंग टू राइट डायरेक्ट, दिस विल बी 2/z, and then you will have 3, this will have minus 3z minus 3z square minus so on. And this expansion, this is just the simplification. I haven't done anything new. I have to just first multiply with minus 5, then 2z, and then rearrange the like terms. And this is valid for mod z less than 1. So it becomes in the form of a Lorentz series, and clear that what is the coefficient of 1/z. The coefficient of 1/z is the residue of this function f at 0, and what is the coefficient? Coefficient is 2. Is it okay? Is it clear? You need to respond now. Okay. Now, so it's done. Residue of f at 0 is found. Now let's move to compute the residue of f at 0 at 1. वहां भी ट्रिक क्या काम करेगा, हमें थोड़ा सा इसको दोबारा से फंक्शन को डिफरेंटली लिखना होगा. हम इसको कैसे लिखेंगे? अगेन कंसिडर
the identity this we have the function fz minus 2, ये function है हमारे पास. I can write it as z into z minus 1. इसको आप लिख सकते हो 5 minus 3 z minus 1 into 1 upon z. तो 1 upon z को फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी. 1 by z को कैसे लिखूंगा मैं? 1 by z को मैं जस्ट लेट मी 1 by z को I can write it as 1 plus z minus 1. So that मेरे पास एक्सपेंशन एक्चुअल में किसकी आए? मेरे पास एक्सपेंशन 1 upon इन द फॉर्म ऑफ z minus 1 पावर्स आ जाए. तो जब इसको देखेंगे तो 5 minus 3 upon z minus 1 एज इट इज रखो, उसकी एक्सपेंशन निकालो. तो उसकी एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो इट हैज टू बी, क्योंकि प्लस है तो अल्टरनेट साइंस आएंगे, इट हैज टू बी 1, फिर देन इट विल बी z minus 1, इट विल बी प्लस z minus 1 स्क्वायर, इट विल बी माइनस सो ऑन. तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो. तो मुझे क्या करना है? मुझे सारी एक्सप्रेशंस नहीं फाइंड करनी, क्योंकि मुझे सिर्फ रेजिड्यू फाइंड करना है. तो रेजिड्यू फाइंड करने के लिए मुझे, क्योंकि आई हैव टू कंप्यूट द रेजिड्यू अबाउट द सिंगुलरिटी z इक्वल्स टू 1, तो मुझे z minus 1 का कोफिशिएंट ही कंप्यूट करना. तो z minus 1 का कोफिशिएंट अगर देखिए 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से तो कोई भी 1 upon z minus 1 एक्सप्रेशन आएगी नहीं. तो z minus 1 की एक्सप्रेशन आएगी जब आप -3 by z minus 1 से मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज एक्चुअली सॉरी, दिस इज दिस कैन नॉट बी, दिस हैज टू बी प्लस ना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. 5z minus 5 प्लस 3 फिर 2 आ जाएगा, या दिस इज प्लस. तो 3 upon z minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो जब 3 minus z minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास z minus 1 का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 3. इट विल बी 3 upon z minus 1. बाकी क्या होगा? बाकी जब हम, हाँ जी बोलो. सर क्वेश्चन 2 था, 3 कैसे बन गया? कहाँ पर? सर 5z minus 2 था ना? अच्छा, इसको बच्चे ब्रेक किया ना मैंने. आप इसको एलसीएम निकालो ना इसका, z minus 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो ना. z minus 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको हो जाएगा 5z minus 5 प्लस 3 हो जाएगा. तो -5 प्लस 3 -2 बचेगा. 5z minus 2, तो नोमिनेटर में z minus 1 और तो राइट हैंड साइड दूसरी एक्सप्रेशन z है, तो वापस वही एक्सप्रेशन बनेगी. ओके ओके सर. यस सर. तो दिस विल 3, तो बाय 1 z minus 1 मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी सारा जो भी होगा दैट विल बी समथिंग एनालिटिक. ठीक आ गया आपके पास z minus 1 का वो 3 आ गया. तो इसका मतलब जो f का रेजिड्यू है एट 1 सिंगुलरिटी 1 दैट इज 3. ठीक है, तो सारी सिंगुलरिटीज पे आपके रेजिड्यूज का कंप्यूट हो गए. तो हेंस बाय रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम से आपके पास जो इंटीग्रल का वैल्यू होना चाहिए इस इंटीग्रल का ओवर दिस सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 2 ऑफ दिस फंक्शन fz dz, दिस हैज टू बी, ये क्या होता है? इट हैज टू बी 2 pi i टाइम्स द सम ऑफ द रेजिड्यूज. तो रेजिड्यूज के दो ही रेजिड्यूज हैं आपके पास, एक रेजिड्यू एट 0 और रेजिड्यू एट 0 2 है, और दूसरा रेजिड्यू है रेजिड्यू एट 1. दो ही सिंगुलरिटीज है, दिस इज 3. तो ये आपके पास आ गया. इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 10 pi i. इज इट ओके? तो दैट मीन्स आपके पास जो इंटीग्रल का वैल्यू था, ये इंटीग्रल का वैल्यू जिसको हमें कंप्यूट करना था, ये वैल्यू आपके पास है 10 pi i. क्लियर है जी? यस सर. यस सर. बोलो. क्लियर द कंसेप्ट है. और ऐसा नहीं है कि आप बस कीजिए, बस हर जगह रेजिड्यू थ्योरम. फॉर एग्जांपल अगर आप ये फंक्शन देखोगे, इफ यू लुक एट दिस 1 upon z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आप देखें तो यू कैन ब्रेक दिस फंक्शन एज 2i into 1 upon z minus i minus 1 upon z plus i. बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो आपको ज़्यादा रेजिड्यू थ्योरम रेजिड्यू के लिए कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो अगर आपको रेजिड्यू क्योंकि इसकी दो सिंगुलरिटीज़ हैं प्लस माइनस आई, तो ये डिपेंड करता है कि आप सिंगुलर किस पे इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज दिस थिंग इज 1 upon 2i टाइम्स z माइनस आई एंड प्लस पीछे जो कुछ भी बचेगा, पीछे ये एक्सप्रेशन बच रही है पीछे, मैं इसको लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन 2i, दिस इज z प्लस आई। तो व्हाट इज दिस थिंग, ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा है दिस इज समथिंग विच इज एनालिटिक एट i। तो इसको जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई कैन राइट दिस टू बी z माइनस आई, दिस इज समथिंग विच इज एनालिटिक। तो ये जो भी एनालिटिक है एट z i पे, तो एनालिटिक एट आई जो भी है, तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी तो दैट विल कंटेन दी पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस आई। तो नेगेटिव, हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव पावर, फर्स्ट नेगेटिव जो पावर है, नॉट फर्स्ट नेगेटिव पावर, z माइनस आई का जो कोफिशिएंट है 1/z माइनस, दैट हैज टू बी दी नाउन टू यू जस्ट टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। तो सो फ्रॉम हियर इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि जो बाकी वाला पार्ट है उसमें तो z माइनस आई कहीं अपीयर नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि रेजिड्यू अब यहाँ पर इस फंक्शन का z स्क्वायर प्लस 1 का एट आई क्या होगा, इट इज 1 अपॉन 2i। तो यू नीड टू हैव वेरिड टाइप ऑफ थिंग्स, ये टेक्निक्स जिसको आप कहते हैं कि कुछ फंक्शंस में हो सकता है आप लॉरेंट सीरीज भी ना कंप्यूट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आ सकते हैं कि जहाँ लॉरेंट सीरीज को भी कंप्यूट करना मुश्किल हो सकता है। बट फर्स्ट थिंग है कि आपको लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में फंक्शन को लिखना है, वहां से डायरेक्टली आपका रेजिड्यू इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है और वो रेजिड्यू भी नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है जी। तो जब रेजिड्यू आपका कैलकुलेट हो गया तो दैट मीन्स आपका फंक्शन कैलकुलेट हो गया, आपका इंटीग्रल भी कैलकुलेट हो गया। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी कंटूर सी पे जो आपके पास ये इंटीग्रल है 1 अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस 1 डी जेड का जो वैल्यू है वो आपके पास, क्योंकि 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना राइट हैंड साइड, तो 2 2 कैंसिल होगा, आई आई भी कैंसिल होगा, तो ये पाई हो जाएगा। वेयर बट सी शुड बी एनी कंटूर विच एनक्लोजेज आई, इस तरीके का कोई कंटूर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आई यहाँ पर है एनी कंटूर। तो इसी तरह ठीक है। तो इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड आई होप यू विल डू दैट प्रैक्टिस। बोलिए जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बोलिए।